इसको नहीं सुना रहा था, मैं दिया मिर्जा को सुना रहा था, क्योंकि दिया मिर्जा का बीच में आया था तमाशा नवंबर दिसंबर में। मेरा दिमाग हुआ शॉर्ट, क्योंकि उसका तो ड्रामा खत्म नहीं होता, जहां स्टेज पे जिस शो में जाएगी एनवायरनमेंट को रोना शुरू कर देगी, ठीक है, और लिटरली रोएगी। इतना तो सास बहू की सीरियल में कोई नहीं रोता जितना वो रोती है। 1100 साइंटिस्ट ने यूएन को लिख के साइन करके बोला, दुनिया के 1100 टॉप साइंटिस्ट, हल्के फुल्के नहीं, जिनका वाकई में कुछ नाम है, जिन्होंने वाकई कुछ अचीव किया है, कि क्लाइमेट चेंज नाम जैसी कोई भी चीज नहीं। उन्होंने मतलब लिखा इस तरीके से कि जितना दिखाया जा रहा है ना, उसका 1% भी नहीं है। एक जरदारी सब पे भारी। ना ना, पूरा सुने आप। एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी दिल्ली हमारी, 100 बिहारी माँ मारी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य सर और जुनेश सर, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तो हम उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सर, आज हम आपसे जानेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। अभी चंद माह पहले जो है वो यूए के अंदर जो है COP28 मीटिंग भी हुई थी, जिसके अंदर मोदी जी ने भी शिरकत की थी और अपने जो उनके इकदामात थे, इस जो पूरी की पूरी दुनिया एक धरती है उसको सेव करने के लिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए और इस तरह के दूसरे जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इकदामात भारत कर रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल एक जानकारी भी दी थी और अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी बताया था। तो इस वक्त हम आपसे जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इस वक्त मसाइल हैं हमारी जो इस प्लेनेट को, क्या-क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उसको बताएंगे आप, और उसके साथ साथ में इसके ऊपर क्या-क्या काम हो रहे हैं भारत में और पूरी दुनिया के अंदर इसको लेके। जी सर, जुनेद सर। देखिए मुजफ्फर जी, आज के टाइम में बहुत बड़ा कंसर्न है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो आने वाले 20-25 साल में शायद आपको दिखे भी ना, एग्जिस्ट भी ना करे, क्योंकि पूरी तरह से सिंक हो चुके होंगे। पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि काफ़ी सारे कंट्री या काफ़ी सारे आइलैंड हुआ करते थे जो पानी के अंदर डूब गए, जिसमें आज हमारा जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो राम सेतु है, 1400 या 1500 जो ईस्वी के आसपास का जो टाइम फ्रेम था, उस वक्त तक समुद्र के ऊपर हुआ करता था, लेकिन वाटर लेवल बढ़ा और उसके साथ वो अंदर पानी में डूब गया। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। दुनिया का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर अभी बढ़ गया आफ्टर 18th सेंचुरी, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत सारे पेड़ काटे गए। तो इस वजह से ये आपको एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। एक टाइम फ्रेम आया था जब कोविड के टाइम में, जब 2-3 महीने के लिए जो लॉकडाउन हुआ था पूरी दुनिया में, तो एक रिवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला था। ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हुआ था वो वापस रिवर्स होने शुरू हो गया था, लेकिन फिर वापस ह्यूमन जो है, जो जिस तरीके से हम रहते हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे असर पड़ने लगा। बेसिकली चक्कर ये है कि जो आज के टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही इन्वायरमेंट पे बहुत असर पड़ता है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी है जो भारत ने दिया, कुछ टेक्नोलॉजी है जो यूरोप ने दिया। भारत ने जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया को दी, उसमें से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया हो, जबकि यूरोप से आने वाली हर टेक्नोलॉजी ने इन्वायरमेंट को नुकसान ही पहुंचाया हो, चाहे वो रेफ्रिजरेशन हो, एसी जनरेशन हो, कार हो, फिर उसके अलावा पावर हो, ये जो बिजली हम देख रहे हैं सारा कुछ, तो ये किसी न किसी रूप में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही होती है। लेकिन अगर भारत की टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिट्टी का मटका भारत की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके अलावा खाना बनाना भारत की टेक्नोलॉजी है, कपड़े बनाना भारत की टेक्नोलॉजी है। तो ये जो फिर लकड़ियों के नाव बनाना, तो एक सस्टेनेबल जो लाइफस्टाइल जो भारत की जो जो हमेशा से रहा, वो भारत की टेक्नोलॉजी थी और उसने कभी इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं पहुंचाया। टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल वही होती है जो इन्वायरमेंट के साथ चले, इन्वायरमेंट के साथ डिप्लीट करे अपने आप को, तो भारत की टेक्नोलॉजी रही है हमेशा से। हाँ, लेकिन यूरोप की टेक्नोलॉजी और फिर उसके हिसाब से पूरी दुनिया के हिसाब से चलने की वजह से हमने इन्वायरमेंट का अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और शायद आपको जान के अजीब लगे, लेकिन जो आपके जो ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन हाउस इमिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मीट इंडस्ट्री का भी है।
जो हम नॉनवेज जो खाते हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी दिलीप जी, आप कुछ ऐड करेंगे फिर इस पे बात करते हैं। नहीं तू अपनी बात कंप्लीट कर, मैं फिर एक ही बार फटूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो एक तो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, सर्दियां कभी जो विंटर है वो लेट हो रहा है, कभी जो समर है उसके अंदर कुछ और हो रहा है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से यूए के अंदर बारिशें और बर्फबारी हो रही, कभी नहीं वहां पर हुई। हमारे फैसलाबाद लाहौर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये सारी चीजें तो एक चेंज हो रही है ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे उनको नॉर्मल किया जाएगा? देखें, उसके ऊपर जुनेद बात करेगा, करूंगा इंटरनेशनल जी जुनेद। प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये ठहरा इंजीनियर, मैं बिजनेस हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, इंटरनेशनल जी प्रोपेगेंडा। इंजीनियर साहब, ये जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है और ये सारी खराबियां पैदा हो रही हैं, हमारे जो पिछला जो महीना था फैसलाबाद के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, स्मोग इतना ज्यादा था, हर बंदा बीमार हो रहा था। ये सारी वजूहात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ देखिए, कंट्रोल तो आप एज सच नहीं कर सकते जब तक ग्लोबली कंसेंसस आप डेवलप ना कर पाए, जो कि होना नामुमकिन है। आज के हम्म। टाइम पे देखें तो दो तरह के थॉट प्रोसेस हैं। एक वेस्ट का थॉट प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, और एक अंडर डेवलपिंग कंट्री का एक थॉट प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। जो आज की जो टॉप के जो कंट्रीज हैं, यूरोप के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अपना अच्छा, कहते हैं। एक सवाल मेरे माइंड में आ गया कि पाकिस्तान और इंडिया जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अंदर खराबी का बायस, इसकी परसेंटेज बहुत कम है दोनों मुल्कों की, लेकिन सारा का सारा इफेक्ट इसी रीजन के ममालिक के ऊपर हो रहा है। अमेरिका और तो यूरोप के असरात इसके ऊपर बहुत कम आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हम इक्वेटर लाइन के आसपास आते हैं ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा दिखती है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो वेस्ट से आता है आज के टाइम में, एक तो अपनी 80s में 90s के आसपास उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया, और उसके लिए उन्होंने दबा के ग्रीन हाउसेज इमिशन किए। लेकिन यही काम जब आप आज के टाइम में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कर रही हैं, भारत जैसे कंट्री कर रही है जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है बोले कि आप ना करो, और उनके ऊपर लेवीज डाल रही हैं, ग्रीन हाउस इमिशन के ऊपर टैक्सेस डाल रही हैं, ठीक है। और भारत ने भी इसको रिवर्स में एक फॉर्मूला लाया कि हम जो पास से लेके अब तक जितने आपने ग्रीन हाउसेज इमिशन किए हैं, उसके बेसिस पे आपको आपको टैक्स पेनल्टी हम लगाएंगे अगर आप ऐसा लगाने की कोशिश कर रहे हो तो कंसेंसस जब तक ग्लोबली डेवलप नहीं होते तब तक इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो आप कर सकते हो वो करोगे। भारत ने वादा किया है 2075 तक, 2075 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव करेंगे। और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जैसे कि हमने पास्ट में जब भी यूएन को कुछ एश्योरेंस दिए हैं कि हम जैसे सोलर के फील्ड में अच्छा करने वाले हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जो जी। टारगेट है हमने ओवर अचीव ही किया है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से अब नियर भारत आज अबाउट के टाइम में 30% तो कन्वर्ट कर चुके हैं ना इंडिया। बिल्कुल 42 सर। तो 42। अच्छा, 42%। हाँ, हमने ओवर अचीव ही किया। तो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, और एज ए डेवलपिंग कंट्री हमारी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने उसको स्विच करना शुरू किया धीरे धीरे, और पावर जनरेशन को अगर 42% स्विच किया, तो आने वाले टाइम में ग्रीन हाउस इमिशंस कम होंगे, और हो सकता है 2015 तक हम अपना नेट कार्बन इमिशन का जो टारगेट है, जीरो कार्बन इमिशन को, उसको टारगेट को अचीव कर पाए। अच्छा जुनेद सर, एक सवाल और आपसे एंड में, ये बताइएगा कि ये जो हमें बताया जाता है कि ओजोन की एक लेयर है जो डैमेज हो चुकी है, और जो सन है उसकी उसकी जो रेज हैं वो डायरेक्ट जो है अर्थ के ऊपर आ रही हैं, उसकी वजह से ज्यादा खराबी पैदा हो रही है, इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हम्म। भारत की जो ज्योग्राफी है भारत की, और या फिर आपके यहाँ की, हमारे यहाँ हमारी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, और जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स, शॉप्स, ये सारा कुछ हमारे आसपास ही होता है। तो हम्म। हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता फल सब्जियों के लिए, ठीक है। लेकिन यूरोप में अगर आप जाएं तो अक्सर आज आज नहीं, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले तक डिपार्टमेंटल स्टोर्स काफी दूर दूर हुआ करते थे, और वहां पे जो आपको फल सब्जी है वो वीकली शॉपिंग आप करते थे,
ठीक है, अगर आपके पास नजदीक भी हो तो आप वीकली ही शॉपिंग करोगे और एक ही बार खाना बना के फ्रिज में रख दोगे, दिन में एक बार गर्म किया खाया फिर वापस फ्रिज में रख दिया। तो उनके लिए वो मजबूरी थी, ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी वो उनके लिए मजबूरी थी। एयर कंडीशन की जो टेक्नोलॉजी थी उनके लिए मजबूरी थी। हमारे यहाँ जबकि फल और सब्जियां ताजा घर के बाहर आके मिला करते थे, लेकिन हमने एक उसको पता नहीं क्या हमने समझा, हमने सोचा कि हम यूरोप की जो टेक्नोलॉजी जो उनकी मजबूरी है हम भारत में लेके आते हैं, और हमने भारत में लेके आए और इस्तेमाल करने लगे। अपना सेहत का नुकसान भी किया और ओजोन का भी नुकसान किया। तो वो जो अनयू मतलब आपके रिक्वायरमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं थी रेफ्रिजरेशन की, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट की टेक्नोलॉजी नहीं थी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी। यानी आप कह रहे लेकिन ताजा बनाओ ताजा खाओ, स्टोर बिल्कुल करो सर, ही ना। बिल्कुल। हम्म। हाँ, मैं थोड़ा सा अजीब बातें करने लगा हूँ आज, लेकिन अब क्या करें, ये एक तल्ख हकीकत है। सही। शाहरुख खान का एडवर्टीजमेंट आता था 2006-7 में कि घर घर नहीं जिस घर में फ्रिज ना हो। हम्म। ठीक है, तो इस एडवर्टीजमेंट ने बहुत नुकसान किया इस देश का। तो अब तो हर घर में 2-3 फ्रिज हो चुका है, क्या बोले। तो इस वो जो ये जो ग्रीन हाउस इमिशंस होने लगी, जो आपके रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है जो कैल्विनेटर ने बनाई थी, उसके अलावा आपके जो एयर कंडीशन की टेक्नोलॉजी, इसने ओजोन लेयर के डिप्लेशन का बहुत बड़ा काम किया। और शायद नॉर्थ पोल के साइड ओजोन फट चुका है और धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है। उसका पंचर नहीं लग सकता? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें आप हम्म। समझो कि O3 जो ऑक्सीजन का जो O3 का लेयर होता है, जो कि हम्म। आपके ग्रीन हाउस गैसेज उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो O3 का रिएक्ट करके O2 और प्लस O बन जाता है वैसे रिएक्ट करके। और हम्म। वो वापस आपको O3 करना इतना आसान नहीं है। हम्म। तो जी दिवेक मैं सर, पढ़ूँ। आप उतनी देर से सुन रहे हैं, आप भी बोलिएगा कुछ। हाँ, देखिए, पहले मैं शुरू करने से पहले 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। हम पहले उससे हम्म। शुरू करेंगे। पहले तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, 2 अकाउंट इधर मैं शेयर करना चाहूंगा और सारे लोगों को बोलूंगा इन 2 अकाउंट्स को लास्ट घंटे 3 दिन के आप ट्वीट्स देख के नीचे फिर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगा, क्या दिखा। बाकी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पेरिस की। ये सर मैं आपको दे भी दूंगा ताकि क्लियर होके लग जाए, ताकि लोगों को क्लियरली दिखे। बस में से एक औरत को उठाया इलीगल इमिग्रेंट ने। अब वैसे तो वो शायद कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, उसने उठा के यूं फेंका फुटपाथ पे। औरत बेहोश हो गई, वो औरत प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा गिर गया। ओहो। और ये जो 2 अकाउंट्स हैं, ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को कवर करते हैं पूरे यूरोप के और हम्म। अमेरिका के। तो मैं ये शेयर सही। करूंगा, लोगों को बोलूंगा तो फॉलो करो, देखो और फिर बताना। अच्छा, बिल्कुल दूसरी सही। चीज, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज को आज के वक्त जो तबाह कर रही है वो है मीट इंडस्ट्री। अच्छा, वो नंबर पे कैसे? जी, सेकंड नंबर पे मीट इंडस्ट्री आती है दुनिया में, जो क्लाइमेट चेंज को बहुत तबाह कर रही है। क्योंकि आप धरती को इस तरीके से समझें कि हर चीज एक दूसरे के लिए है। जानवर हैं हम्म। तो इंसान है, बिल्कुल। इंसान है तो जानवर है। पर अगर आप जानवरों को सर्क खाना शुरू सर्कल कर है, दो, यानी सर्कल है पूरा ये। सर्कल है। अगर आप जानवरों को खाना शुरू कर दोगे, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जब बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो वेजिटेशन, प्लांटेशन, ग्रीनरी दुनिया से खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तो ऑक्सीजन खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म होगी तो आपकी फसलें नहीं उगेंगी, जब फसलें नहीं उगेंगी तो इंसान खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा साइकिल है, चीज हम्म। एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो सोलो चल रही है। इसके अलावा जो फ्यूचर में आने वाली जो सबसे बड़ी जो क्लाइमेट अफेक्ट करने वाली जो इंडस्ट्री है, ठीक है, गाड़ियां भले पोल्यूशन ना करती हैं, पर वो गाड़ियां जिस तरीके से बनती हैं, ईवी की जो बैटरियां जिस तरीके से बनती हैं, लिथियम माइंस में जिस तरीके से पानी खर्च होता है, और फिर बैटरियां 10 साल के बाद जब डिस्पोज, साल बाद, 15 साल बाद, तब जाके वो जो हाल करेंगे ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑयल ने पिछले 200 100 साल में जितना नुकसान नहीं किया ना, लिथियम उतना 20 से 25 साल में नुकसान कर देगी। और जो ऑयल अच्छा। ने नुकसान किया, ऑयल इंडस्ट्री ने, वो रिकवरेबल है। एक, हम्म। ठीक है, उसको रिकवर किया जा सकता है। वो हमने कोविड में देख भी लिया, एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा। लिथियम के डैमेज को आप रिकवर नहीं कर सकते। लिथियम का डैमेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यूक्लियर रेडिएशन।
ठीक है, आप जिस जमीन पे आप प्रॉफिट कहां पर करोगे? और एक जो पानी लिथियम में, ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज में जो पानी यूज होता है पेट्रोकेमिकल्स में, वो पानी रिफाइन करके वेजिटेशन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज किया जा सकता है। लिथियम में यूज दोबारा कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता किसी भी काम में दुनिया में। ठीक है, और फिर जब डिस्पोज ऑफ करोगे तो वो जमीन के अंदर जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, इट इज जस्ट लाइक न्यूक्लियर फ्यूल। वो पूरी जमीन आपकी, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल को डिस्पोज ऑफ करते हो तो वो जमीन आपकी न्यूक्लियर रेडिएटेड जमीन हो जाती है। लिथियम भी वैसे, ठीक है। तो लिथियम फ्यूचर इज ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, ये चीज दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा आज के वक्त में, कुछ एजेंडास में से जेंडर इक्वालिटी फर्क का इसमें से एक है आपका क्लाइमेट चेंज, जो वेस्ट लेके आया, डीप स्टेट लेके आया। एजेंडे का सिर्फ एक ही मतलब है, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग रखना, ताकि वो कभी डेवलप ना हो सके। सारा बोझ उनके ऊपर डालना। मोदी जी का बार बार स्पीचेस सुने, वो क्या कहते हैं कि ये हमारे ऊपर ही बोझ क्यों है, ये वेस्ट का किया जा रहा है, इसका इक्वल शेयर आपको पहले वेस्ट को देना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम डेवलपिंग कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। मोदी जी की पिछले 4-5 साल की क्लाइमेट फोरम्स पे, यूएन पे जितनी स्पीचेस अगर क्लाइमेट रिलेटेड आप पढ़े, ये बात इनकी इक्वल, बिल्कुल हर साल वो बोलते हैं। दुनिया में इंडिया की आबादी 18% है, पर 4% वो ग्लोबल एमिशंस करते हैं। अमेरिका की जो आबादी है उससे 3 गुना ज्यादा ग्लोबल एमिशंस होते हैं। मैं मानता ही नहीं कि है, ठीक है, दुनिया में है, विदाउट एनी डाउट, पर उतना नहीं है जितना दिखाया जाता है, मतलब उसका 1% है। नहीं तो मैं आज एक साइंटिफिक चीजें रखना चाहता हूं आप सबके सामने। लास्ट 43 ईयर्स में जो ग्लोबल टेम्परेचर होते हैं वो सिर्फ 0.3% गिरा है, बढ़ा है, सिर्फ 0.3%। 43 ईयर्स, लास्ट 43 ईयर्स, सिर्फ 0.3%। ये कैसी ग्लोबल वार्मिंग है? पानी का लेवल दुनिया में कम हुआ है। आप इंडिया का एग्जांपल ले लें, इंडिया के वाटर लेवल्स कम हुए हैं। इंडिया का जो कोस्ट है, इंडिया के कोस्ट पे वाटर लेवल्स कम हुए हैं, बंगाल में स्पेशली। ये कैसा ग्लोबल वार्मिंग है? न्यूज आई है कि भाई ये जितने आपके हिमालयन रेंज है, इनके हिमालयन पूरी की पूरी जो रेंज है, इस रेंज पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहां पर पोलर कैप्स रिकवर हुए हैं, जहां पर बर्फ दोबारा से बनना और जमना शुरू हो गई है। ये कैसी ग्लोबल वार्मिंग है? ठीक है, अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की खबर है, जो ये आपका जो गल्फ है इटली का, जो इटली का और ग्रीस के बीच में जो अंदर एक पानी का पूरा, वो एक पूरा गल्फ जैसा बना हुआ है, उस पे बर्फ, समंदर पे, उस पूरे गल्फ के समंदर पे पतली सी बर्फ की लेयर जम गई। मैंने बोला ये कैसा भाई, ये कैसा ग्लोबल वार्मिंग है? एंटार्क्टिका में आपकी बर्फ बढ़ जाती है, आर्कटिक आपकी बर्फ बढ़ जाती है। ठीक है, ये कैसी ग्लोबल वार्मिंग है जहां बर्फ बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो बर्फ कम होना हुआ ना, ये बढ़ना कैसे हो गया? दूसरी चीज, आप क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट की हमेशा एक बकवास देखिएगा, कभी लॉजिकल बात नहीं करेंगे। उनकी बात क्या कि फैक्ट्रियां बंद कर दो, टेक्सटाइल बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो रिसाइकलिंग क्यों नहीं देते? भाई ये भी बोल सकते हो ना, रिसाइकलिंग पे ध्यान दो, इनोवेशन लेके आओ, ग्रीन एनर्जी लेके आओ, ग्रीन को फटाफट शिफ्ट करो। ठीक है, वो सब की उस बकवास की बातें करेंगे, बंद कर दो। इंडिया में एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, इंडिया में अदानी के पास अभी एक पोर्ट है, वी से कुछ नाम है, वो नाम मुश्किल है, मेरे को याद नहीं है, केरला में वो बना रहा है। वो सर पोर्ट जिस दिन बन जाएगा ना, तो वो पोर्ट सिंगापुर के शंघाई पोर्ट को टक्कर देगा, क्योंकि वहां पर रिपेयर, मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग जो आज सिंगापुर के चंगाई पे होती है, वो सारी यहाँ से होके फिर आगे शिप पे जाएंगी, या जो वहां से शिप आएंगी वो इधर होके फिर आगे जाएंगी। ट्रांसलेट शिपमेंट पोर्ट बना रहा है। अब वहां पर वो केरला के जो मिशनरी चर्चेस हैं, उन लोगों ने पंगा कर दिया, एनवायरमेंट धमका, टीम वो सारा फंडेड डीप स्टेट का। भाई तुम चर्चों का क्या काम जो इधर आके भौंक रहे हो? एक और एग्जांपल गुजरात की ले लें, जब मोदी जी नर्मदा डैम बना रहे थे, एनवायरमेंट का फना, मैं एक चीज पूछा, आज नर्मदा डैम कंप्लीट हो गया, पूरा कैनाल खत्म हो गया, एग्रीकल्चर की जमीन डबल हो गई, एग्रीकल्चर आउटपुट 2.5 गुना बढ़ गया। ठीक है, वाटर लेवल्स बढ़ गए जमीनी पानी के, खारा पानी खत्म हो गया, मीठा पानी जमीन के अंदर आना, ये और ग्रीनरी भी गुजरात में करीब 23% बढ़ी, जो जंगली जंगलात वगैरह जो होते हैं, ग्रीनरी होती है। आपके एनवायरनमेंट को नुकसान है, मतलब ये कैसा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
सही। ये सारा एक इकोसिस्टम है जिसका काम है तरक्की को रोकना, तरक्की को तबाह करना। चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, वो चाहे वो मलाला यूसुफजई हो, चाहे वो आपके जॉर्ज सोरोस हो, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी चर्चेस हो, क्योंकि सारे मिशनरी चर्चेस ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ओ सॉरी, ऑर्थोडॉक्स कह रहा हूँ, कैथलिक होते हैं। और कैथलिक चर्चेस मतलब वेटिकन। और वेटिकन की सबसे बड़ी एजेंट इंडिया में कौन है? एंटोनियो माइनो। ठीक है, तो ये पूरा मैडम सर्कल जो है ना आपका चल रहा है, उसके पीछे कौन है? वेटिकन के पीछे डीप स्टेट का दलाल कौन है? राइट हैंड मैन सीआईए। सीआईए के नीचे टट्टू कौन है? हिलरी क्लिंटन। उसके नीचे कौन है? जॉर्ज सोरोस। ठीक है ना, पूरी एक प्राइमेट है जो लोगों को समझना चाहिए। साइंटिफिक डेटा, 1100 साइंटिस्ट ने यूएन को लिख के साइन करके बोला, दुनिया के 1100 टॉप साइंटिस्ट, हल्के फुल्के नहीं, जिनका वाकई में कुछ नाम है, जिन्होंने वाकई कुछ अचीव किया है, कि क्लाइमेट चेंज नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने मतलब लिखा है इस तरीके से कि जितना दिखाया जा रहा है ना, उसका 1% भी नहीं है। अमेरिका की सेनेट में हेयरिंग्स हो रही है, टेड क्रूज पूछ रहा है कि भाई तुम अमेरिका को करना चाहते हो तो इसका बजट क्या है? यार ईवी पे करोगे, बिजली कहां से लाओगे पूरी दुनिया को ईवी पे चलाने की? का तो फिर भी एक हल है, पानी है। इतना पानी है कि पूरी दुनिया हाइड्रोजन का, और फिर हाइड्रोजन क्या है, रीयूज भी हो सकता है। हाइड्रोजन से फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। जब आप ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाते हो तो उससे सिर्फ एक ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनता, रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, उसके अंदर ग्रीन अमोनिया भी होता है, उसके अंदर सोडा ऐश वगैरह भी, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। ईवी से आप किस तरीके से चेंज ला रहे हो? अमेरिकन सेनेट्स की हेयरिंग्स हो रही है, मैं आपको वीडियोस देता हूं, आप लगाएं इसको, दिखाएं लोगों को। अमेरिकन सेनेटर टेड क्रूज हो गए और दूसरा वो एक केविन मकार्टी हो गए, इन लोगों ने चीर के रख दिया अमेरिकन एनर्जी काउंसिल को, अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट को, और ये फला की दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा फसाड है, इसकी कोई हद नहीं। आपको पता है दुनिया में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का आया था 83 में, न्यूज़पेपर की पोस्टिंग आई थी। न्यूज़पेपर में लिखा था कि 2000 में दुनिया मोड़ पे कयामत के पास पहुंच जाएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2000 में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको इससे भी बड़ी एग्जांपल दे, आपको एक मैं न्यूज कटिंग देता हूं। आपको पता है 2002 या 2003 में उसामा बिन लादेन ने क्लाइमेट की थी अपने इंटरव्यू में। उसने लोगों को बोला प्लीज एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसामा बिन लादेन का न्यूज कटिंग आर्टिकल है, आप इससे अंदाजा लगाएं। हमारे ये भी यहाँ पर बताया जाता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हालांकि हर साल बर्फबारी होती रहती है, ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, आगे से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पूरे जो हमारे उधर पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती रहती है पूरा साल, लेकिन हमें ये बताया जाता है जी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा पिघल भी रहे हैं, ठीक है, है। लेकिन साथ में बन भी रहे हैं। बात वो है कि वो उतनी बन रहे हैं जितनी स्पीड से पिघल रहे हैं। पर मेरे जो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट चेंज नहीं, मैं ये कह रहा हूं जितना दिखाया जाता है ना, उतना नहीं है। 90% नहीं है, 99% नहीं है जितना दिखाया जाता है। दूसरा, नहीं। ये सारे पेड एजेंट्स हैं, इनका एजेंडा ही गलत है। यार रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स की रिसाइकलिंग शुरू की है, अभी रिसाइकलिंग प्लांट पिछले 2 हफ्ते सालों ने शुरू किया है। इंडियन ऑयल ने शुरू किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने किया है। रिसाइकलिंग की कोई बात क्यों नहीं करता कि पेट्रोकेमिकल्स को रिसाइकिल करो, नए क्रूड ऑयल को आपको रिफाइन ही ना करना पड़े। क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल पे केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल्स को फिर रिफाइन किया जाता है, उनकी दूसरे पे साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल में यूज में जाता है। आप ऑयल को क्यों लेके आ रहे हो? केमिकल्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, उनको रिसाइकिल करके लेके जाओ। ठीक है, कपड़े हैं, नेचुरल डाई यूज करो, कॉटन यूज करो, पॉलिएस्टर पॉलीमर यूज नहीं करो, कॉटन के सिल्क के कपड़े पहनो, नेचुरल डाई यूज करो। बेम्बू के कपड़े जो आते हैं आजकल प्लास्टिक वेस्ट से जो बन रहे हैं इंडिया जैकेट में, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है, कपड़े नहीं होने। अच्छा, मेरा एक दिन दिमाग घुमा था, उस वक्त मैं इंटरव्यूज नहीं दे रहा था, नवंबर दिसंबर का टाइम है, तो जुनेद के साथ मेरी बातचीत हुई, जुनेद के साथ मेरा दिमाग घुमा हुआ था, इसने भी उस दिन बहुत कुछ सुना मेरे से। इसको नहीं सुना रहा था मैं, दिया मिर्जा को सुना रहा था, क्योंकि दिया मिर्जा का बीच में आया था तमाशा नवंबर दिसंबर में। मेरा दिमाग हुआ शॉर्ट, क्योंकि उसका तो ड्रामा खत्म नहीं होता, जहां स्टेज पे जिस शो में जाएगी इन्वायरमेंट को रोना शुरू कर देगी, ठीक है, और लिटरली रोएगी। इतना तो सास बहू की सीरियल में कोई नहीं रोता जितना वो रोती है। यार घूमती तू लैंड क्रूजर में, लैंड क्रूजर में भी V8, भाई तू 3.5 में क्यों नहीं घूमती?
तू हाइब्रिड में क्यों नहीं घूमती, हाइड्रोजन में क्यों नहीं घूमती गाड़ी में? V8 लैंड क्रूजर में घूमती है, V8 इंजन मैं सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है, 8 सिलेंडर का सर पेट्रोल का इंजन। उसके बाद ज्वेलरी पहनती है, ज्वेलरी में माइनिंग होती है, वो जमीन पर किसी काम की नहीं रहती, तो ज्वेलरी क्यों पहनती है पहले मुझे बता। मैंने या तो आके बोल पब्लिक में कि भाई मैं लैब ग्रोन डायमंड पहनती हूँ, या ये आर्टिफिशियल गोल्ड है, नकली गोल्ड है, या रिसाइकल गोल्ड है, ठीक है, नहीं। और फिर कपड़े कपड़े वो सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक साड़ियां, वेस्टर्न ड्रेसेस। यार वेस्टर्न ड्रेसेस में पॉलिस्टर से इस्तेमाल होती है, केमिकल इस्तेमाल होती है, उसमें नेचुरल डाई इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। तो ये बकवास आके करना हमारे पे, प्रोसेस फूड मेकअप की एडवर्टीजमेंट्स करना, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करना, वो सब केमिकल्स यूज करते हैं। तो नेचुरल मेकअप का कभी किया है? कभी एफएमसीजीज में, एफएमसीजीज का इंडिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? यूनि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, रैकेट बेनिजर हो गया, इन सबकी फटती है ये बाबा रामदेव से। आपको पता आज आप के तो टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बाबा रामदेव की है, पतंजलि। वो वो तो ठीक है, आप बड़े वैसे गहराई से आप दिया मिर्जा को देखते हैं या जानते हैं उसको। अरे इसका दिमाग खराब किया हुआ है, इतनी बकवास करती है। अभी भी मैं बड़े सभ्यता से बात कर रहा हूँ। देखो इतना रोना, ये ग्रेटा थंसबर्ग, दूसरी मलाला यूसुफजई, तीसरी ये दिया मिर्जा, ये जो 3 लोग हैं ना, इनसे तो मुझे इतनी नफरत हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, बीच में अनुष्का शर्मा भी पागल हुई पड़ी थी इन्वॉल्वमेंट के नाम पे। अरे भाई विराट कोहली यार, वो प्रियंका दिवाली चोपड़ा पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दिवाली पे पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए। क्योंकि भाई साहब, दिवाली पे जब पटाखों के अंदर होता है सल्फर, जब आप पटाखे फोड़ते हो तो पूरे देश में हर के मच्छर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। अगर मच्छर मच्छरों खत्म हो का जाएंगे 3, 3.5, 4 महीने के लिए, ठीक है, तो मॉस्किटो कॉइल, ठीक है, मोर्टीन कौन खरीदेगा, फला ब्रांड कौन खरीदेगा, वो कौन खरीदेगा, वो जो लगते हैं मच्छरों के लिए, ठीक है, वो स्प्रेस कौन खरीदेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम होता है जो पूरा ब्रांडिंग चलती है। यही पीटा वाले दुनिया में सेकंड नंबर, सर दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज करती है। ये पीटा वालों ने कभी बकरा ईद पे बोला? नहीं बोलेंगे। दिया मिर्जा ने बोला? दिया मिर्जा क्या वेजिटेरियन है? पहले तो मुझे ये बताओ। बोलने को तो छोड़ो, अगर तो इतनी बड़ी चैंपियन है नहीं क्लाइमेट चेंज की तो वेजिटेरियन होना चाहिए था। मेडिकल साइंस कहती है कि मीट खाने से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं दुनिया में, आधी से ज्यादा बीमारियां से आती हैं। फिश खानी चाहिए, फिश को ही प्रेफर किया जाता है, बाकी बोलते सब सब चिकन मीट ये सब आपका बायोडाइवर्सिटी आपकी खराब हो रही है। क्लाइमेट चेंज अलग है सर, दुनिया में सेकंड नंबर बहुत बड़ा होता है। ये सारी क्या बकवास है? फिर प्रोसेस फूड की एफएमसीजी की कर रहे होंगे, पतंजलि की क्यों नहीं करते? मैं आज बाय द वे बाबा रामदेव लेंगे भी, पर एक बात है, तुम लोगों ने कभी पतंजलि के फेवर में क्यों नहीं बात की, जिनके अंदर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होता। पतंजलि की टूथपेस्ट पे या जो उनके साबुन होते हैं, शैम्पूज होते हैं, वो सारे नेचुरल आयुर्वेदिक तरीकों से बनते हैं। उनके ऊपर कभी उनकी बात क्यों नहीं की पब्लिक में आके, ठीक है। और अगर चलो पतंजलि की बात नहीं करो, यूनिलीवर को धो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के खिलाफ बोलो, रैकेट बोलो, नहीं उनके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे हम। ये क्या दिखाई है? सारा पूरा इकोसिस्टम है, तमाशा है, कोई क्लाइमेट चेंज नाम की चीज नहीं है। ये लोगों को सिर्फ चूतिया बनाने की एक मशीन है बस। ऐसे आजकल ही है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, मिडिल क्लास से मिडिल क्लास हो गया है ना, जिसको बहुत तकलीफ होती है कि मोदी ने पनीर पे, नमक पे, चाय की पत्ती पे जीएसटी बढ़ा दिया, 5 से 7% कर दिया है। जिनके पास 15,000 का स्मार्टफोन आ गया, उनका दिमाग हो गया खराब। ये अंबानी ने फ्री इंटरनेट देके है ना, पूरे इंडियन का दिमाग कर दिया खराब। जिसका जो दिल करता है जो ट्वीट कर देता है, दो फ्री है ना होने के बराबर है। जाओ ट्विटर पे भौंको, किसी को भी गालियां दो, भाई समझ तो जाओ कि क्लाइमेट चेंज है क्या चीज। पर साइंटिफिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? अमेरिका का साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, यूएन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, यूरोप के फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का जो डेटा है वो कह रहा है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज उस लेवल की नहीं हो रही। लेकिन उनकी ही सरकारें कह रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पे मसला हो रहा है। कहता हूं क्लाइमेट चेंज, अच्छा अभी वो यूरोप में आपको पता है रिफाइनरियां बंद हो रही हैं, सारे कॉम्प्लेक्सेस बंद हो रहे हैं पूरे यूरोप में। ये अच्छा। क्लाइमेट चेंज के चक्कर में लोगों ने इतना तमाशा कर दिया,
ठीक है। अब वो अभी खबर भी आई थी कि वो सारे इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, और इंडिया के जो रिफाइनरी जितने भी हैं प्राइवेट और पब्लिक, ये अब अपनी और एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास यूरोप की मार्केट आ रही है, तो इनको और एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अच्छा एक क्रिकेट मैच हुआ था WTC का, याद है आपको? एशेस हुआ था WTC के बाद लास्ट ईयर जून जुलाई में। एनवायरमेंटलिस्ट ने स्टेडियम में घुस के पिच उखाड़ दी, तो वो मैच ही नहीं हो सका एशेस का। तो ये लोग हैं। अच्छा वो एक कहीं पे था मोनालिसा की पेंटिंग पे पे वो, इंक फेंक हाँ दिया। अभी अभी पेंटिंग पे मोनालिसा की अमेरिका में कहीं पेंटिंग लगी हुई थी डिस्प्ले पे, वो तो शुक्र है वो सारी प्रोटेक्टेड ग्लास और वो वेदर टाइट उसमें लगे हुए थे फ्रेमों में, उसके ऊपर उठा, ठीक है। अभी सर 6 महीने पहले की बात है, ओहायो में के टेक्सास में कहीं पे वो रोड पे एनवायरमेंटलिस्ट बैठ गए थे, ठीक है। तो लोगों पीछे पूरी जाम लग गया, मेन हाईवे पे बैठ गए। अमेरिका में तो हर दूसरे बंदे के पास बंदूक है, एक बुड्ढे का जिसका वो बाहर आया, 2 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, सारा रोड खुल गया। ये तमाशे किए हैं लोग। मैं कहता हूँ सही। क्लाइमेट चेंज, हर इंडियन को क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अमेरिका और यूरोप में, इंडिया में नहीं। बिल्कुल, अमेरिका आई और सपोर्ट। यूरोप में करो, ताकि उनकी फैक्ट्री वहां से FDI इंडिया है, हमारी फैक्ट्रियां वहां पर एक्सपोर्ट करें। हम्म। इधर का कल की बात है सर, कल पुलिस वाले को मार दिया, क्लाइमेट चेंज। भाई क्या 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 काय का धरना हो रहा है लंदन की बात, जो लंदन का जो मेन हॉल है वहां पर फिर धरना हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के एनवायरमेंटलिस्ट है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। पुलिस होती है ना कि लाइन में रहो, जी। बाहर मत लिखो, रोडों पे मत आओ। सिर्फ इतना वो रोक रही है, पुलिस वालों को मार दिया, 2 चमाट लगा दिए पुलिस वाले को। ये काम है, ये एनवायरमेंटलिस्ट सारे पेड एजेंट हैं, और कुछ भी। वो एक आजकल वेब सीरीज आई थी एक हसले इंडिया की, इंडिया में यूट्यूब पे, उसमें दिखाते हैं कि इन्फ्लुएंसर होती है जो वीगन होती है, ठीक है। और वो नहीं, हसले इंडिया पे नहीं है मेरे ख्याल से, वायरल फीवर पे है। वो अमरीश नाम है, क्या नाम है वो, वर्मा, उस लड़के की है। वो इन्फ्लुएंसर होती है, वेगन होती है, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, मिलेनियर, ये वो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। लेकिन वो दुनिया को दिखाती है मैं वेगन हूँ, खुद चिकन खा रही है। एनवायरमेंटलिस्ट वैसे ही है, खुद ऐसे ही। सिंथेटिक कपड़े पहने हुए, केमिकल डाई वाले कपड़े पहने हुए, ठीक है, रियल ज्वेलरी और डायमंड पहनी हुई है, ठीक है, जो माइन होके निकलती है, खुद मीट खा रहे हैं, पर दुनिया को ज्ञान देंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, बाय द वे प्रियंका चोपड़ा भी ऐसे ही क्लाइमेट चेंज की चैंपियन है। जब उन्होंने दिवाली पे बहुत पर वो ध्यान देना इतना शुरू किया। ना 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 ना, मैं एक बात तेरे को बीच में टोक रहा हूँ तेरे को, मैं तो बात सुन। प्रियंका चोपड़ा का नाम पता क्यों नहीं लिया? मैं अभी उसकी कुछ स्पीचेस सुन रहा था, अभी 2-2.5 हफ्ते पहले, अभी ये यूक्रेनियन से मिली थी ना, यूक्रेनियन रेफ्यूजीज से प्रियंका चोपड़ा मिलने गई थी 2.5-3 हफ्ते पहले। तो मैंने फिर उसकी स्पीचेस बैठ हुआ था यूट्यूब पे आगे, मैं सुन रहा था। मॉडरेट है, एक होता है ना बैलेंस, ना इधर के ना तो इसीलिए इसका नाम नहीं लिया। दिया मिर्जा पे है मुझे खार, ये जो आंसू गिरते ना मगर के, और टीवी पे आके ड्रामा, वो लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बैठी हुई है, वहां पर बैठ के रो रही है। तो लिटरेचर फेस्टिवल में यार क्लाइमेट चेंज का, तू आ लिटरेचर पे बात कर, जो किताबें हैं उस पे बात कर, उधर क्लाइमेट चेंज पे रो रही है तू। अच्छा इंडियंस को देवेश सर, क्लाइमेट, एक सवाल है मेरा। वाटर लेवल कम हो रहा है, फैसलाबाद का भी वाटर लेवल ना कम हो रहा है। पहले हमने जो बोर करवाया था, घर का जो बोर था वो तकरीबन 90 फीट पे था। अब जो बोर करवाया वो 130 फीट के ऊपर है। लेकिन ये तो यूजेस पे है ना, यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका तो क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक तो कोई नहीं है ना। अच्छा, नहीं ये जी। रिचार्ज साइकिल के ऊपर है आपका। जब वाटर होता है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करोगे तब होगा। आप आपने हम्म। कितने रिजर्वायर बनाए जिसमें बारिश का पानी आए और वाटर वापस जमीन के अंदर जाए। नहीं जाता, हमारे नहीं अल्टीमेटली हो जाता, क्या रहा हमारा है तो कि आपके यहाँ बारिश का वो पानी सीवरेज समुद्र। से जाया हो जाता है हमारा जो बारिश का पानी। सर ये क्लाइमेट चेंज में आता है। मैंने गुजरात का एग्जांपल दिया ना, गुजरात में वाटर लेवल हम्म। नहीं था, और जो वाटर था हम्म। भी 100 फीट से 250 फीट पे, वो भी खारा पानी हम्म। था। फिर ये जो हम्म। नर्मदा डैम गुजरात में बना थे, तो वाटर लेवल्स बढ़े और वाटर भी फिर मीठा होने लगा, रिजर्वायर हम्म। बने, कैनाल सिस्टम्स बने, ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बने। जैसे मुंबई है, मुंबई में हर घर पे अभी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जो बंगलों की है, बंगले हैं, वो पानी जमा होता है फिर जमीन के अंदर जाता है, वो कंस्ट्रक्शन ही आपको वैसे करनी पड़े।
कि अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज में ही आता है। लेकिन क्लाइमेट पाकिस्तान में नहीं है ऐसे, पाकिस्तान में कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जो बारिश का पानी है वो दोबारा से जमीन के अंदर जाए या कुछ। नॉर्मल तो इनसे बनता नहीं है कि रोड का पानी गटर में चला जाए। आप बारिश के पानी का जमीन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, वो कहां से होगा? अच्छा, जुनेद भाई, अच्छा आगरा का दिलीप जी, वाटर लेवल क्या है, तकरीबन कितने फीट पे बिहार है? सरकार, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे बिहार का पता है कि अभी 100 फीट के आसपास चला गया है। बिहार में चलें, ये हमारे जो बिहार की हमारे सरकार ने एक स्कीम लाया था। हमारे तमाम जो देखने वाले हैं, अपने अपने सिटी के वाटर लेवल जरूर कमेंट्स में बताएं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इंडिया का वाटर लेवल क्या है वहां पर मुख्तलिफ शहरों के बारे में। कि जो बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो गड्ढे खोद रहे थे, तो वो सब नाम के ही गड्ढे खुदे, हुआ कुछ नहीं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह सीरियसली काम हो रहा है। हम हम्म। हमारी भी सरकारें पंजाब और सिंध की सरकारों से कम नहीं है। मुकाबला चल रहा है हमारा आपका, हाँ? हमारी नहीं बोल, बिहारी बोल। अरे लोगों को भी सुनाते हैं ना आज, वो वाला जो हमने बनाया है। एक बिहारी 100 पे भारी, 2 हम्म। बिहारी दिल्ली हमारी, 100 ये तो बिहारी जरदारी के बारे में, हम्म, एक जरदारी सब पे भारी। ना ना, पूरा सुने आप। एक हम्म, बिहारी 100 पे भारी, 2 हम्म। बिहारी दिल्ली हमारी, 100 अच्छा। बिहारी महामारी। हम्म, महामारी। वाह जी वाह। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जानकारी, बहुत सारी जानकारी के बारे में कि किस तरीके से ये सारा ड्रामा चल रहा है और कैसे हमारे जहनों के ऊपर ये क्लाइमेट चेंज का एक हवा सवार कर रखा है। हालांकि मौसम जरूर तब्दील हो रहा है, कुछ तब्दीलियां जरूर आ रही हैं, लेकिन उस कदर नहीं आ रही जितना कि हमें बताया जा रहा है या जितना हमें डराया जा रहा है। उसके पीछे क्या मकसद है, ये भी दिव्य सर ने और जुनेद सर ने हमें बताया कि इसके पीछे क्या ऐसे मुहरकात हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो मुल्क तरक्की ना करें, हम तरक्की कर जाएं, ये पीछे रह जाएं, ये इसी चक्कर में पड़े रहें कि ये चीज बंद करनी है, ये चीज को खत्म करना है, इसको आगे लाना है, इसको पीछे लाना है, ये इसी चक्करों में पड़े रहें और हम आगे निकल जाएं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।